आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मृदुला मेहता। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश में कोरोना की स्थिति अब उतनी गंभीर नहीं है। हालांकि अगर एक दो राज्यों को छोड़ दिया जाए, मामले कम हो रहे हैं। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोई भी मृत्यु सामने नहीं आई है जो कि कोविड के कारण हो। और राष्ट्रपति जी ने भी आज अपने संबोधन में कहा है कि काबू पा रखा है हम लोगों ने कोरोना महामारी पर। हालांकि उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जा सकेंगे इस महामारी के कारण, लेकिन हम सबके हृदय में हरदम भरपूर उत्साह बना हुआ है। उन्होंने कहा कि महामारी की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोरोना महामारी में कमी आई है, मामले कम हो रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो अभी कम नहीं हुआ है। महाराष्ट्र और केरल दो ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी कोरोना के जो मरीज हैं, कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो अभी भी थोड़ा बहुत वहां पे प्रभाव है। इसके अलावा भी बहुत से सवाल अभी ऐसे हैं जो लोगों के जहन में है कि क्या कोरोना वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, क्या दूसरी वेव समाप्त हो गई है, क्या और कारण है कि हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं, क्या और तरीके हैं जिससे हम अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। बहरहाल इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हम लगातार ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। लगभग हमारे 500 जो है एपिसोड पूरे होने वाले हैं इस कार्यक्रम के, और पिछले 2 साल से ज्यादा के समय से हम लगातार इसके बारे में जागरूकता आम जनता में दे रही है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मृदुला। डॉक्टर मृदुला एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और आज जितने भी सवाल हम पूछेंगे उनसे कोशिश करेंगे कि ज्यादातर सवाल नेत्र रोग और कोरोना से जुड़े हुए हों। हालांकि सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर मृदुला, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर मृदुला, कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था, कोरोना महामारी जब अपने चरम पर थी, या यूं कहें कि उससे पहले की बात कर लेते, जब शुरुआत में थी तो कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस आंखों के जरिए भी फैल सकता है। आज हालांकि मामले बहुत कम आ रखे हैं, लेकिन क्या अभी भी खतरा उतना ही बना हुआ है और किस तरीके से ये आंखों के जरिए फैलता है, आप हमें समझाने की कोशिश कीजिए डॉक्टर मृदुला। देखिए, कोरोना वायरस के 3 मुख्य पोर्टल्स हैं फैलने के लिए। वो सांस के जरिए, नेजल नाक में छींक आई तो ड्रॉपलेट्स के जरिए, और तीसरा आंखों के अंदर जो फ्लूइड टीयर्स बनते हैं, आंसू बनते हैं, उसमें भी कोरोना वायरस आइसोलेट किया गया है, तो वहां से भी फैल सकता है। तो जैसे कि आमतौर पे हम लोग बार बार अपना फेस छूने की आदत होती है कई बार, या हम आईज को रब करते हैं, तो अगर वायरस हमारे अंदर है या किसी भी पेशेंट के अंदर है जो अपनी आंख को छुएगा तो आंसू तो उसमें लग ही जाएंगे, और वो फिर इधर कहीं भी किसी चीज से फिजिकल कांटेक्ट करता है, मान लीजिए टेबल या डोर नॉब, दरवाजे के कुंडे, या कहीं भी छूते हुए चलता है, तो वहां से वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। ये तो उसने दिया वायरस दूसरे को। और दूसरा तरीका ये है कि हम जा रहे हैं कहीं पे, कोई फिजिकल कांटेक्ट है हमारा, या किसी ने स्नीज किया, छींका, या कोई ड्रॉपलेट्स हैं हवा के अंदर, तो वो अगर हमारा नाक और मुंह कवर्ड भी है, लेकिन ड्रॉपलेट जो है वो बूंद जिसमें सांस की वो हवा, या जिसमें ड्रॉपलेट्स कहते हैं हम, उसके अंदर, उसमें अगर वायरस है तो वो अगर हमारी आंख को टच करता है तो उससे भी वायरस हमारे शरीर में एंट्री ले सकता है। जी डॉक्टर मृदुला, जब भी वायरस शरीर के अंदर जाता है, अगर वो सांस के थ्रू जाता है, नाक के थ्रू जाता है या मुंह के थ्रू जाता है, तो छींकें आनी शुरू हो जाती है या खांसी शुरू होती है। अगर ये आंख के थ्रू जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा? क्या आंख में कोई इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा क्या? देखिए, कोरोना वायरस के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट या प्रमुख आंखों की समस्या जुड़ी है वो है कंजंक्टिवाइटिस, आंख लाल हो जाना
ज्यादातर लोग जिनको कोरोना वायरस हुआ या होने वाला था, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड में थे, तो उनको मेन सिम्टम था कि इंग्लिश में बोलेंगे तो सोरनेस ऑफ आईज, या हिंदी में कि आंख लाल हो गई, चुभन होने लग गई, जलन होने लग गई। उसके बाद उनको आंखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन, मतलब कि जैसे आंख में रेत भरी हुई है, ग्रिटीनेस जी, तो वो फीलिंग आने लग गई। और तीसरा लक्षण प्रमुख जो था ड्राइनेस था, खुश्की का। मेनली कोरोना वायरस आंख में कंजंक्टिवाइटिस करता है, आंखों का संक्रमण है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस। इसमें आंख में पानी आएगा, आंख दुखनी आ जाएगी, आंख लाल हो जाएगी और इसमें डिस्चार्ज आएगा, हल्का सा वाइटिश सफेद कीचड़ आएगा। उसके ऊपर अगर बैक्टीरियल हो जाता है तो पीला कीचड़ हो जाएगा। और ये समस्या जब तक कोरोना वायरस आपके बीमारी के रूप में आपके अंदर है तो रहेगी, उसके बाद भी थोड़ा रह सकती है। जी डॉक्टर, कंजक्टिवाइटिस जो है बदलते मौसम के साथ एक आम जनता में आम बीमारी की तरह भी लोगों में देखा गया। पहले भी कंजक्टिवाइटिस होता था, अब हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हमें कोरोना वायरस हुआ है या हमें एक आम कंजक्टिवाइटिस जो पहले था वो हुआ है? देखिए, अगर कोरोना वायरस से कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो अगर पेशेंट कहता है कि उसे बुखार भी आया है साथ में, जो दूसरे लक्षण है कोरोना वायरस के, छींके आना, खांसी आना, बदन में दर्द होना, टेस्ट ऑल्टर हो जाना, स्मेल में मतलब सूंघने की शक्ति की कमी हो जाना, तो ये सब एसोसिएटेड है जनरली। हम और अगर ये सब सिम्टम्स लेके पेशेंट आता है तो कोविड टेस्टिंग उसकी होनी चाहिए। पर खाली कंजंक्टिवाइटिस के साथ आता है तो हम उसको आगाह कर सकते हैं। हर एक के लिए आई में से, टीयर में से स्वाब लेना पॉसिबल नहीं है, आइसोलेट करना। तो बेसिकली हम आजकल के मौसम में हो रहा है, अभी भी बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस, जो कि हर साल मानसून में होता ही है जी। तो बेसिकली हमें अपने हाथ धोने हैं, चेहरे पे हाथ नहीं लगाना, कहीं से आना है तो 20 सेकेंड हाथ धोने हैं आकर, और फेस भी वॉश कर लें तो अच्छा है जी। डॉक्टर, अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस होता है बिकॉज ऑफ कोरोना, तो ऐसे में क्या कुछ खास स्पेशल दवाई आप लोग देते हैं जो कि आंखों की ट्रीटमेंट के लिए होती है, या कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए कुछ अलग से आपको दवाई देते हैं? एज सच तो कोई कोविड कंजंक्टिवाइटिस के लिए स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है। अगर शरीर में जो चल रहा है, अगर शरीर में कोरोना के बीमारी की वजह से और प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको देंगे। आंख में तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। मान लीजिए ड्राई है तो टीयर सब्स्टिट्यूट, एक एंटीबायोटिक जरूर देंगे ताकि उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन, उसके ऊपर बैक्टीरियल ना हो जाए। एक बार आंख कंजंक्टिवाइटिस से पीड़ित होती है तो वो थोड़ी कमजोर तो हो ही जाती है, और भी संक्रमण उसके ऊपर आ सकते हैं। जैसे आप आंख में तो मेनली म्यूकोरमाइकोसिस लोगों को लास्ट स्टेज में हुआ इसमें, लेकिन कंजंक्टिवाइटिस में हम सिंपल ट्रीटमेंट्स देंगे जिसमें एंटीबायोटिक, लुब्रिकेंट और लाली कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स आती हैं, वही काफी है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं उसको, रे वार्निंग जरूर दे सकते हैं कि वो आइसोलेट होकर रहे, अपना जो भी कोविड प्रिकॉशंस है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको वो फॉलो करे, मास्क लगाए, आइसोलेट होकर रहे, इधर उधर टच नहीं करे, चश्मा पहने। चश्मा पहनने से कभी भी कंजंक्टिवाइटिस किसी भी प्रकार का हो, अगर हम ऐनक लगा लेते हैं तो हम जो अकस्मात ही आंख को छू लेते हैं या चेहरे को छू लेते हैं वो अवॉइड हो जाता है, सीधा हाथ आंख पे नहीं लगता जी। डॉक्टर, कोरोना वायरस का जब संक्रमण फैलता है, अगर वो नाक या मुंह के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश करता है तो कहते हैं कि जो स्टडीज है कि 2 या 3 दिन तक आपके गले में रहता है। ऐसे में अगर ये आंख के थ्रू प्रवेश करता है तो क्या उसमें भी वही कारण है कि 2 या 3 दिन वो आंख में रहता है, या अगर आके हम तुरंत अपनी आंखों को धो ले तो क्या हम इससे बच सकते हैं? किसी भी बीमारी में जब संक्रमण होता है, जैसे मान लीजिए आपको लगा कि मेरी आंख में कुछ हल्की सी रेडनेस है, इनिशियल स्टेज में तो आप वॉश कर सकते हैं, पर मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकती कि कितना वायरस वॉश हो जाएगा। पर फिर भी कोई भी फॉरेन बॉडी जा रही है, कहीं से आप आ रहे हैं, तो पीने के साफ पानी से आप आंख वॉश करके एलर्जेंस को, बैक्टीरिया को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। थोड़ा चांस डेफिनेटली कम हो सकता है।
जी डॉक्टर, अब हम कैटरेक्ट की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो रखा है या कोरोना हुआ है और वो ठीक हो चुका है, तो उसे कितने दिन बाद अपने आंखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लेना चाहिए? कैटरेक्ट का ऑपरेशन अगर पेशेंट को कोविड हुआ है मान लीजिए, अब उसके बाद उसकी रिकवरी कैसी है? ही शुड बी मतलब वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कोई उसमें वीकनेस नहीं होनी चाहिए, फीवर नहीं होना चाहिए, उसकी इम्यूनिटी जनरल पेशेंट की वेलबींग पूछे, और कोई फीवर नहीं होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 वीक्स अगर अर्जेंट है जी, अगर अर्जेंट है, नहीं तो उसके बाद वो आप उसका इम्यून स्टेटस देख के एंटीबॉडी बनी है कि नहीं है, आप पेशेंट को किसी भी इलेक्टिव सर्जरी के लिए जो कि अर्जेंट नहीं है, पहले उसकी हेल्थ देखनी है हमने। अगर उसकी हेल्थ ठीक हो गई है बिल्कुल, और पर्सनली मैं कहूंगी 1 महीने का रेस्ट कोविड के बाद, उसके बाद अगर अर्जेंट है तो कराए, नहीं तो वैक्सीन पहले लगाए, अपने को दोबारा री इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें। हॉस्पिटल सेटिंग्स में आप आएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो बेटर है कि हम इम्यूनिटी बना के आए। जी डॉक्टर मृदुला, जब कोरोना दिल्ली में या देश में अपने चरम पर था, दूसरी वेव की अगर हम बात करें, तो ऐसे में आपने किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेषकर आंखों की बीमारी को लेकर? आज हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, मैंने आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे कोविड में पेशेंट्स देखे हैं। मेरे पास स्टाफ भी नहीं होता था, क्योंकि और मतलब सब कोई आइसोलेट हुए हुए थे, सब होम मतलब घर में ही थे अपने। तो चुनौती यही थी कि अकेले जाके पेशेंट देखने पड़ रहा था, और हम पेशेंट का पहले ही हम पूछ लेते थे। ज्यादातर बात ये थी कि आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि आपको क्लिनिक तक ना आना पड़े, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी है तो फिर हम पूरे प्रिकॉशंस लेते थे। कोविड किट पहनते थे, और ग्लव्स, सैनिटाइजिंग ऑफ द चेम्बर, इंस्ट्रूमेंट्स, और एक टाइम में एक ही पेशेंट। जी, अटेंडेंट भी है, तो वो अगर पेशेंट को बहुत जरूरत नहीं है तो वो क्लिनिक के बाहर ही रहता था, लेकिन एक एक करके ही पेशेंट देखे जाते थे और पूरी प्रिकॉशंस के साथ देखे जाते थे। जी, आज हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में एक वैक्सीन तैयार करने का एक कठिन काम था वो संपन्न कर लिया, और इसलिए इस वर्ष के आरंभ में ही हम सब विश्वास से भरे थे, क्योंकि हमने इतिहास का एक सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। और डॉक्टर मृदुला ने जैसा कहा, और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं हमारे देश में जिन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और सामना किया, और अब ये सब यही कह रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट कर लेना है, टीकाकरण करवा लेना है। आइए आज हम अपने पहले श्रोता से मिलते हैं, मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। वहां से राजेश हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। राजेश जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी, सर्वप्रथम तो कल आजादी का एक बहुत बड़ा पर्व है, इसके लिए मैं समूचे आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मैं राजेश नेमा शहपुर बड़ा से बोल रहा हूं। जी, कहिए। और मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने शरीर में किस तरह पहचाने कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है या घट रही है? जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि शरीर की इम्यूनिटी के बारे में, प्रतिरोधक क्षमता के बारे में कैसे पता करें, और क्या ये जरूरी है पता करना कि हमारी इम्यूनिटी कितनी है? आमतौर पे जो भी व्यक्ति एक बैलेंस्ड डाइट खा रहा है, जिसका फिजिकल स्टेमिना ठीक है, चलने फिरने में उसको कोई थकान नहीं है, वो अपना ठीक से सो रहा है, कोई उसको बुखार, कोई एलर्जीज ऐसा नहीं है, तो उसकी इम्यूनिटी को हम एज सच नॉर्मल मान कर चलेंगे। पर कई प्रकार के लोग हैं, जैसे कि डायबिटिक्स, या अगर किसी को इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हैं, मान लीजिए HIV पेशेंट, या जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या क्रोनिक किडनी डिजीज है, ये लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में आते हैं। जनरली अगर हमारा सब अच्छा है, हम अपना पिछला साल देखें कि हमें साल में कितनी बार इन्फेक्शन हुए, कितनी बार बुखार आया। अगर हमें बार बार बुखार आ रहा है, बार बार हम बीमार हो रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर है। एज सच किसी भी इन्फेक्शन के लिए अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स होते हैं, वो पर्टिकुलर उसमें होते हैं। जैसे अब कोरोना का है, इसकी इम्यूनिटी चेक करना है तो इसका आप एंटीबॉडी लेवल चेक करेंगे, लेकिन आमतौर पे ये संभव नहीं है। तो अगर हमको अपनी फिजिकल कैपेसिटी कि हम कितना काम कर पा रहे हैं, शारीरिक क्षमता हमारी ठीक चल रही है,
हमें कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है, कोई फिर ज्यादातर एलर्जीज नहीं है, तो हम अपना इम्यून सिस्टम अच्छा ही मानेंगे। जी, हमारे अगले श्रोता हैं डॉक्टर दिल्ली से धर्मवीर। आइए सुनते हैं उनका क्या प्रश्न है। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। धर्मवीर गांधीनगर से दिल्ली से बोल रहा हूँ। पहले तो पूरे देशवासियों को और आकाशवाणी टीम को राष्ट्रीय पर्व मनाने पर 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। कोरोना तो डॉक्टर साहब हम अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं, जैसे कि हम नोट लेते हैं, देते हैं, बैंक जाते हैं, आते हैं, तो हम तो थूक नहीं लगाते। क्या पक्का हम कह सकते हैं कि सामने वाले ने हमें नोट दिए, बैंक वालों ने हमें नोट दिए, को उनके पास नोट कहाँ से आए, थूक वगैरह नोट आए, तो उसमें जो बीमारी फैलने के लक्षण होते हैं, ये अगर थूक लगा नोट अगर हमारी जेब में रहता है तो ये कितना हमारे लिए हानिकारक है, कितनी देर तक इसके जो बीमारी के जो कीटाणु है रह सकते हैं, इससे हम कैसे बचें, इसको हम सैनिटाइज करें, क्या करा जाए, इसके बारे में जरा आप जागरूक करें। जी, डॉक्टर मृदुला, एक ये आम समस्या है और काफी सारे पेशेंट्स में, काफी सारे व्यक्तियों में है और ये जानना चाहते हैं इन्हीं के माध्यम से कि हम जितने भी नोट क्या होते हैं हम आदान प्रदान करते हैं आमतौर पे जनरली, तो क्या उनको सैनिटाइज करने की जरूरत है? पेपर्स पे इनका जो मुख्य सवाल है वो ये है कि पेपर्स पे कितनी देर तक कोरोना रहता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो इन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है कि लोग नोट के ऊपर थूक लगा देते हैं, और ये हमारी कंट्री में काफी प्रचलित है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो आप उसको नोट को लीजिए ही नहीं। जो भी उसके शरीर में वायरस है, कोविड है, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, जो भी चीजें थूक से आ सकती हैं वो श्योरली आ सकती हैं। ऐसे नोट को तो आप लीजिए नहीं, आज की डेट में बिल्कुल नहीं लेना। और ये प्रथा खत्म होनी चाहिए कि जो नोट गिनना है तो पानी से गिनिए, उसको हाथ लगा दीजिए। दूसरा, जी हाँ, अगर इमीडिएटली आपने नोट लिया किसी से तो उसमें वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो आप अगर बैंक जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो अगर आप ग्लव्स पहन लें, अगर आप आपको लगता है कि मुझे पूरी प्रिकॉशन लेनी है, या फिर नोट्स पे जो बताया गया है कि आप प्रेस मार सकते हैं, जी, टीम प्रेस, उससे कहते हैं कि वायरस विल गेट किल्ड। आमतौर पर यही करना चाहिए कि अगर आपने नोट लिया है और उसको अगर आप रख भी रहे हैं तो उसे कुछ देर के लिए तो छोड़ दीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज कर दीजिए। जी, आके बैंक जाए, पब्लिक प्लेस जाए, कहीं जाए, जो आपका पर्स है ना उसको अलग ही रखिए घर में भी। जी, हर जगह ये नहीं कि नोट बिखरे हुए हैं, आपने पर्स कहीं भी खोल दिया, और अपने हाथ धो ले। उसपे कुछ नोटों के लिए भी सैनिटाइजर स्प्रेज आए हैं, वो कर सकते हैं, हल्का फुल्का कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा तो हम बोल नहीं सकते। और शायद डॉक्टर हमें जितना हो सके कैशलेस ट्रांजैक्शन हमें करनी चाहिए। हाँ, वही प्रेफर करें जी, अगर पॉसिबल है तो। आइए राजस्थान का रुख करते हैं और वहां से हीरक जी के सवाल को सुनते हैं। हीरक जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। रिपब्लिक डे। जी, आपको भी। आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना की जो वर्ल्ड में क्या कंडीशन है अभी वर्तमान में, कोरोना जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि इस समय कोरोना की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है। जैसे हमारे देश में हमने काफी कुछ इस पे काबू पा लिया है, लेकिन विश्व में अब क्या स्थिति है, और इसके साथ ही हम जोड़ना चाहेंगे क्या अब हम कोई अगली लहर की तरफ बढ़ रहे हैं या अभी हम थम चुके हैं? डॉक्टर मृदुला। देखिए, पहली बार विश्व में कोरोना की क्या स्थिति है, तो अभी तो कोरोना वायरस पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, ये हमारे बीच में ही है। वैक्सीनेशन ड्राइव ऑल ओवर वर्ल्ड जारी है, पूरी दुनिया में सारी सरकारों का, हमारी सरकार का भी यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिले और उनमें इम्यूनिटी आए। पर कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको पूरे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, हैंड वॉशिंग, हाथ धोना, फेस पे मास्क लगाना पब्लिक प्लेस में, ये सब करना ही पड़ेगा। हो सके तो चश्मा भी लगाइए, प्लेन गॉगल्स लगाइए। जी। दूसरी बात, थर्ड वेव कुछ कंट्रीज में आ गई है, हमें पता है, लेकिन हमारे देश में अभी थर्ड वेव नहीं आई है। पर अगर हम यही आज विद इन 24 आवर्स, अभी एम्स के जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने यही बोला है कि अगर
हम अपने हाथ धोएं, मास्क लगाएं, जो हमारा बिहेवियर कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए है उसे हम अभी भी अच्छे से अमल करते रहे तो थर्ड वेव टल सकती है, आ भी सकती है, पर ये तो समय ही बताएगा कि कब आएगी। हो सकता है कि हमारे यहाँ पे कम लेवल पर आए, वैक्सीनेशन जितनी ज्यादा होगी हम उतना ही कंट्रोल कर पाएंगे और कोरोना वाला बिहेवियर, मास्क, सैनिटेशन, ये सब हम अच्छे से करेंगे तो हम थर्ड वेव का इम्पैक्ट जो है काफी कम कर पाएंगे। आकाशवाणी से इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला और आज के इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ नई दिल्ली एम्स की डॉक्टर मृदुला मेहता। आइए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। वहां से इंद्रभान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। इंद्रभान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी कहिए सर, गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन भी क्या जोरों पर है? जी डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को क्या वैक्सीन दिए जा रहे हैं, क्या ये उनके लिए सेफ है? ये अपनी अपनी कंट्रीज के रिकमेंडेशन है। इसमें मैं आई एम नॉट अ गायनोकोलॉजिस्ट, तो मैं इसमें अभी क्लियर कट डेटा मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। जी डॉक्टर, हम एक बार फिर अपनी आंखों की देखभाल की ओर रुख करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना से बचने के लिए, आंखों को विशेषकर बचाने के लिए क्या हमें घर से बाहर निकलते हुए कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या हमें किसी तरह की जो आई ड्रॉप्स है वो भी डाल के जानी चाहिए जब हम घर से बाहर निकलते हैं? देखिए, कोरोना के लिए कोई एंटीडोट आई ड्रॉप नहीं बनी है। हाँ, आप बाहर निकलते हैं तो आप अपना मास्क लगाएं, मास्क प्रॉपरली लगाएं, मुंह और नाक कवर होगा जिससे। और दूसरा, अगर आंखों की तरफ से संक्रमण रोकना है तो आप एक सिंपल प्लेन ग्लास लगा सकते हैं। अगर आपका चश्मे का नंबर है तो आप उसे लगाएं। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो भी आप चश्मा प्रेफर करें, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं वो यूजुअली कई बार उनको ड्राइनेस होती है, आई रब करते हैं, तो उनको फिर आई इन्फेक्शन का चांस ज्यादा रहता है। तो पर्टिकुलरली आंख के लिए तो अगर आप एक सिंपल सनग्लास या प्लेन ग्लास व्हाइट लगाए वो प्रोटेक्टिव रहेगा। जी, तो ये खास बात का हमें ध्यान रखना है। अगर हमें अपनी आंखों को बचाना है या कोरोना को आंखों के रास्ते प्रवेश नहीं करने देना है, तो जब भी आप घर से बाहर निकले तो जैसे डॉक्टर मृदुला ने कहा कि आप चश्मा जरूर लगा के रखिए। हालांकि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो भी आपको चश्मा लगाना बेहद जरूरी है। आइए अब हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। कुल्लू से राजू सिंह को सुनते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या जिज्ञासा है, उनका क्या प्रश्न है। राजू जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने अभी सर गांव में सर लोगों में जो बनाती हैं कि गर्भवती के इसको कोरोना, उसके बच्चे को भी कोरोना हो सकता है, तो क्या बात ठीक है? ठीक है, तो इसका बचाव का तरीका क्या है? डॉक्टर, एक बार फिर ये गर्भवती महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले अगर आप हमारा प्रश्न सुन रहे होंगे, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। अगर जहां तक हो सके कि आप उसी से संबंधित सवाल पूछेंगे तो बहुत अच्छे से हम आपको जवाब दे पाएंगे। डॉक्टर, क्या अब हमारे को अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ताकि तीसरी वेव अगर आए भी तो भी हम उसका सामना भली भांति से कर सकें, क्या क्या तैयारियां आपके हॉस्पिटल में की जा रही हैं? कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं, नंबर 1। और नंबर 2 की पेशेंट्स को, यानी मरीजों को या हम लोगों को उससे बचने के लिए अब क्या करना चाहिए? कुछ खास तैयारियां अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, डॉक्टर मृदुला। देखिए, आई हॉस्पिटल में, एक जो जनरल हॉस्पिटल में तैयारी होएगी उसी प्रकार से ही होएगी। मास्क, ग्लव, जो हेल्थ केयर वर्कर है उसको अप्रोप्रिएट N95 मास्क कम से कम, ग्लव और शील्ड, फेस शील्ड तो पहनना ही है। जो लोगों के बैठने का इंतजाम जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होना चाहिए। यूजुअली क्लिनिक्स में बाय अपॉइंटमेंट ही पेशेंट को बुलाएं, एकदम से रश नहीं लगने दें। ये बाकी तो ऑपरेशन थिएटर में कोई सर्जरीज करनी है तो कोविड टेस्ट करा के ही सर्जरी में लीजिए, वैक्सीनेशन स्टेटस जानिए। आई के हिसाब से तो यही है।
और दूसरा सवाल आपका क्या था साथ में, एक बार रिपीट कीजिए। किस तरह से लोग अपनी इम्यूनिटी जी हाँ, देखिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है जी। एक तो बैलेंस डाइट कि मतलब संतुलित आहार। हमारे आहार में हरी सब्जियां, फल, नींबू पानी, मौसमी का जूस, सिट्रस फ्रूट का जूस, प्रोटीन इंटेक, ये सब अच्छा होना चाहिए। जंक फूड कम खाएं, बाहर का खाना कम खाएं। दूसरा, पानी खूब पिए। डिहाइड्रेशन से कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं। पानी कम नहीं पिए, पानी ज्यादा पिए, पानी अच्छे से पिए। तीसरा, आप व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए, लंग कैपेसिटी अच्छी कीजिए। जो कोरोना जो है जिनको हो चुका है उनको पता है कि वो सीधा फेफड़ों पे ही अटैक करता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेफड़ों की आती है। दूसरा, डायबिटिक्स में आती है। तो आप पहले से ही अपने लंग्स की कैपेसिटी, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाइए। सांस की एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, उनको कीजिए, अपने लंग्स को स्ट्रांग कीजिए और एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए। डॉक्टर मृदुला, एक बार हम फिर मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। वहां से लालू रजक जो है वो हमसे जुड़ चुके हैं। लालू रजक जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी 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 जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी, मैं मंडला जिले के तहसील निवास से बोल रहा हूँ, लालू रजक बोल रहा हूँ सर जी। कहिए जी। मैं ये जानना चाहता हूँ सर जी कि मैं 24 अप्रैल को कोविड मेरे को हो गया था और 7 दिन के बाद इसकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन मैं कब लगवाऊँ सर जी? डॉक्टर, 7 दिन में इनकी रिपोर्ट आ गई थी, कोरोना ठीक हो गया था, 24 अप्रैल को हुआ था। अब ये कब डोज लगा सकते हैं? जी, अब कभी भी लगवा सकते हैं, जाके इनको बल्कि अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए और अपनी वैक्सीनेशन शुरू करनी चाहिए। वैक्सीनेशन से जो भी कोरोना पहले इन्फेक्शन से इम्यूनिटी इनकी बड़ी होगी, पर वैक्सीनेशन एक बूस्टर की तरह काम करेगी जी। अगर किसी को, हाँ बोलिए जी। डॉक्टर, ये तो बात हुई वैक्सीनेशन की। अब हम यहाँ से एक अंतिम सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। डॉक्टर, कैटरैक्ट या आईज के जो दूसरे ऑपरेशंस हैं उनमें रोबोटिक्स को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या कोरोना के वक्त में वो सर्जरियां जो हाथ से की जाती थी उनको अब आप रोबोटिक्स से करने के लिए लोगों को, पेशेंट्स को कहते हैं या उनको कन्विंस करने की कोशिश की है आपने? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया जी। जो नॉर्मल कैटरैक्ट सर्जरी होती है उसमें मुंह ढका हुआ होता है और सिंपल ब्लडलेस सर्जरी होती है जी। तो मेरे हिसाब से जो फेको इमल्सिफिकेशन जो ट्रेडिशनल प्रोसीजर है, रोबोटिक में लेजर से कट बनाया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना के लिए उसी से आप रोबोटिक सर्जरी कराइए। तो इसमें नहीं हो। हाँ, एक प्रोसीजर है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं, अमेरिका में बड़ी है, वो मैं बताती हूँ आपको। एक स्माइल है, लेसिक होता है जैसे चश्मा हटाने का, तो उसमें एक पूरा क्लोज काइंड प्रोसीजर होता है जिसमें रिकवरी जल्दी होती है जी। तो उसकी जरूर क्या कहते हैं एडवोकेसी हुई है कि उसको कर सकते हैं। अगले दिन पेशेंट अगर हाथ भी लगा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कैटरेक्ट सर्जरी में ऐसा कुछ नहीं है कि रोबोटिक ही करा रही है जी। जो डॉक्टर को ठीक है। डॉक्टर मृदुला, हमसे जुड़ने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे सभी लिसनर्स की जिज्ञासा शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि अगर आप कोविड संबंधी सवालों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं डॉक्टर मृदुला मेहता। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR
और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।